अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेजर प्रमोद की आंखें खुली तो इसने लाशऊरी तौर पर उठने के लिए अपने जिस्म को समेटा। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? इसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी तो इसके जहन पर छाई हुई धुंध बेख्तियार छट गई और इसके साथ ही इसका शऊर पूरी तरह जाग उठा। इसने देखा कि वो अपने साथियों समेत इस राहदारी के फर्श पर पड़ा हुआ था जहाँ वो बेहोश हुए थे। अलबत्ता इसके दोनों हाथ इसके हुक्म में करके जकड़ दिए गए थे। इसने टांगें समेटी और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। इसने पुश्त दीवार से लगा ली और अब इसे सामने एक लंबे कद और भारी जिस्म का नौजवान नज़र आ रहा था जिसके हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों इससे पहले उठकर बैठे हुए थे और वो आदमी कैप्टन तौफीक से बात कर रहा था, लेकिन कैप्टन तौफीक ने इसे कोई जवाब ना दिया था। तुम कौन हो? मेजर प्रमोद ने इससे मुखातिब होकर कहा तो वो मेजर प्रमोद की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम लीडर हो इनके? इस आदमी ने मेजर प्रमोद की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। हाँ, तुम कौन हो और हम कहाँ हैं? मेजर प्रमोद ने अपनी उंगलियों की मदद से अपनी कलाइयों में मौजूद हथकड़ियों को चेक करते हुए कहा। पहले तुम ये सुन लो कि तुम्हारे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं इनके बटन मैंने मशीन पिस्टल के दस्ते से ठोक कर चौड़े कर दिए हैं। अब इन्हें काट कर ही तुम्हारी कलाइयों से अलहदा किया जा सकता है, वैसे नहीं। और दूसरी बात ये भी सुन लो कि मेरे हाथ में मशीन पिस्टल है और इससे पहले कि तुम कोई गलत हरकत करो मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां एक लम्हे में तुम्हें चाट जाएंगी। अलबत्ता अगर तुम मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब दे दो तो मैं तुम्हें ज़िंदा सलामत ऊपर जजीरे पर भिजवा सकता हूँ। इस आदमी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम अपना नाम बताओ ताकि बात करने में आसानी हो सके। वैसे तुम बेफिक्र रहो, हम तुमसे पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। वैसे इस दौरान इसने उंगलियों की मदद से चेक कर लिया था कि जो कुछ हथकड़ियों के बारे में ये आदमी कह रहा है वो दुरुस्त है। मेरा नाम रोनाल्ड है और मैं इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज? क्या मतलब? सिक्योरिटी इंचार्ज तो जजीरे के ऊपर था, हेम्फ्रे। वो फैक्ट्री के ऊपर जजीरे का सिक्योरिटी इंचार्ज था, जबकि मैं फैक्ट्री के अंदर का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। फैक्ट्री के अंदर भी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और इन्हीं इंतजाम की मदद से तुम यहाँ बेहोश हुए हो, वरना तो तुम मेरे सर पर सीधे आते, रोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि रोनाल्ड ने मेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जबकि इसे हमारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। इसका मतलब था कि वो यहाँ अकेला है। और वैसे भी जिस अंदाज में इन्हें राहदारी में बेहोश किया गया और फिर इसी राहदारी में होश में लाया गया था और फिर सिवाय इस रोनाल्ड के और कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, इससे यही साबित होता था कि यहाँ एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी रखने की शायद ज़रूरत ही नहीं समझी गई। सुनो, अगर तुम मुझे सच सच बता दो तुम किस रास्ते से और किस तरीके से फैक्ट्री में दाखिल होने में कामयाब हुए हो तो मैं तुम्हें इस रास्ते से वापस ज़िंदा बाहर भिजवा दूंगा। क्या तुम्हें इस रास्ते का इल्म नहीं है? मेजर प्रमोद ने कहा। मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम 3 जीते जागते आदमी फैक्ट्री में दाखिल हो गए हो। इस फैक्ट्री में तो बाहर से कोई रूह भी दाखिल नहीं हो सकती और तुम जिंदा दाखिल हो गए, रोनाल्ड ने जवाब दिया। तो मेजर प्रमोद ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसे अब मालूम हुआ था कि इस रोनाल्ड ने इसे ज़िंदा क्यों रखा था और इन्हें होश में क्यों लाया गया है। ये तो बड़ा खुला रास्ता है इस राहदारी के आखिर में। मेजर प्रमोद ने इस अंदाज में बोलना शुरू कर दिया जैसे वो रास्ते की पूरी तफसील बताने जा रहा हो कि अचानक इसने बात रोक कर साइड पर मौजूद कैप्टन तारिक की तरफ गर्दन मोड़ी जैसे वो इसे कोई ख़ास तंबीह करना चाहता हो। और जाहिर है इसके इस अंदाज की वजह से रोनाल्ड जो इससे कुछ फासले पर खड़ा था की गर्दन भी साथ ही मुड़ी और इसके साथ ही मेजर प्रमोद ने यकलख किसी चीते की तरह जकन भरी और फिर इससे पहले कि रोनाल्ड संभलता या फायर खोलता मेजर प्रमोद की सर की ज़ोरदार ठोकर से वो चीखता हुआ उछलकर फर्श पर जा गिरा और इसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल दूर जा गिरा, जबकि रोनाल्ड ने नीचे गिरकर बर्क रफ्तारी से उठने की कोशिश की, लेकिन मेजर प्रमोद की लात घूमी और इसके साथ ही रोनाल्ड चीखता हुआ दीवार से जा टकराया। इस दौरान कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक भी उछलकर खड़े हो गए थे और फिर इन तीनों ने रोनाल्ड को इसकी कोशिशों के बावजूद संभलने और उठकर खड़ा होने का मौका ही ना दिया और चंद लम्हों बाद रोनाल्ड का जिस्म ढीला पड़ गया
तुम इसका ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा और तेज़ी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही इसने इस सारे एरिया का राउंड लगा दिया। ये छोटा सा एरिया था जिसमें दो बड़े बड़े कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में रोनाल्ड का ऑफिस बना हुआ था, जबकि दूसरा इसका बेडरूम था। और मेजर प्रमोद के अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई और आदमी मौजूद ना था। वैसे इस छोटे से एरिया का कोई ताल्लुक फैक्ट्री से भी ना था, लेकिन सबसे पहले वो अपनी कलाइयों में मौजूद हथकड़ियों से निजात हासिल करना चाहता था। फिर तलाशी के दौरान इसे रोनाल्ड के ऑफिस की अलमारी में एक मैकेनिकल कट नज़र आ गई। इसने कट को खोला तो इसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस कट में बिजली से चलने वाली खुदकार आरी मौजूद थी। इसने ये आरी कट से बाहर निकाल ली। वो ये सब कुछ करने के लिए इसे अपने दोनों हाथ टांगों के नीचे से निकाल कर सामने लाने पड़े थे, और इसकी वजह से इसके बाजू तकरीबन मुड़ से गए थे और बाजुओं में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ने लग गई थी। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ इसे बर्दाश्त करना था। इसने उछलकर बाजू टांगों के नीचे से निकालकर इन्हें हुक्म किया और फिर सीधा होकर वो मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस राहदारी में आ गया। यहाँ रोनाल्ड अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। कैप्टन तौफीक, तुम मेरे साथ आओ। कैप्टन तारिक, तुमने इसका ख्याल रखना है, इसे मरना भी नहीं चाहिए और होश में भी नहीं आना चाहिए, मेजर प्रमोद ने कहा। यस बॉस, कैप्टन तारिक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद मुड़कर दोबारा ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कैप्टन तौफीक इसके पीछे था। ये बिजली से चलने वाली आरी है, तुमने दोनों हाथ टांगों से निकाल कर सामने ले आने हैं और फिर इसका प्लग सॉकेट में लगाकर तुमने इस आरी की मदद से मेरे हथकड़ी का जोड़ काटना है। समझ गए हो? मेजर प्रमोद ने कहा। यस सर, आप मेरी तरफ पुश करके खड़े हो जाएं। कैप्टन तौफीक ने कहा। तो मेजर प्रमोद ने वैसे ही किया और फिर चंद लम्हों बाद इसे आरी चलने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही इसके दोनों बाजुओं पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। इसे एहसास हो गया कि कैप्टन तौफीक किस अंदाज में ये सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी न था। और फिर थोड़ी देर बाद आरी चलना बंद हो गई। अब आप जोर लगाकर इसे तोड़ सकते हैं बॉस, वरना आपकी कलाई पर जख्म आ सकता है, कैप्टन तौफीक ने कहा। तो मेजर प्रमोद ने अपने बाजुओं को ज़ोर ज़ोर से झटके देने शुरू कर दिए और चंद लम्हों बाद कटाक की आवाज़ के साथ ही इसके दोनों हाथ आज़ाद हो गए। अलबत्ता कलाइयों में हथकड़ियाँ वैसे ही मौजूद थीं। मेजर प्रमोद ने दोनों हाथ सामने किए और फिर इसने एक हाथ की उंगली से दूसरे हाथ की कलाई में मौजूद कढ़ाई के कटे हुए लॉक को प्रेस किया तो कटाक की आवाज़ से हथकड़ी खुल गई। इस तरह दोनों हथकड़ियाँ खोलकर इसने कैप्टन तौफीक के बाजुओं में मौजूद हथकड़ियों को आरी से काटा और फिर खुद ही इसने इसकी कलाइयों से भी हथकड़ियाँ खोल दी। इस रोनाल्ड को भी उठा लाओ और कैप्टन तारिक को भी साथ ले आओ, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया, जबकि मेजर प्रमोद ने अब ऑफिस टेबल की दराजें खोलकर इनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। लेकिन इन दराजों में सिवाय फहश बात तस्वीर रिसालों के और कुछ न था। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक और इस रोनाल्ड को उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कैप्टन तारिक था। इसके दोनों हाथ इसके हुक्म में थे। कैप्टन तौफीक, तुम अलमारी में मौजूद रस्सी निकाल कर इस रोनाल्ड को कुर्सी से बांध दो, मैं कैप्टन तारिक के बाजू खोल दूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन तारिक भी अपने बाजू आज़ाद करा चुका था, जबकि इस दौरान कैप्टन तौफीक ने इस रोनाल्ड को कुर्सी पर रस्सी की मदद से बांध दिया था। मशीन पिस्टल उठा लाए हो वहाँ से? मेजर प्रमोद ने कैप्टन तौफीक से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, कैप्टन तौफीक ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर मेजर प्रमोद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इस दौरान रोनाल्ड के जिस्म में भी हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। वो होश में आ रहा था और फिर इसने आंखें खोल दी। तुम कैसे आज़ाद हो गए? क्या मतलब? क्या तुम जादूगर हो? रोनाल्ड ने होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो रोनाल्ड, तुम्हें यहाँ से फैक्ट्री का रास्ता बताना होगा, वरना तुम्हारा इंतहाई इबरतनाक अंजाम हो सकता है। अलबत्ता ये मेरा वादा है कि अगर तुम वो रास्ता बताए बगैर तशद्दुद के बता दो, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। रास्ता? यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, फैक्ट्री बिल्कुल अलग है। ये पोर्शन न जाने किस मकसद के लिए बनाया गया था। यहाँ से रास्ता सिर्फ फ़ोन पर ही हो सकता है और बस, रोनाल्ड ने कहा। यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम यहाँ अकेले पड़े रहो। ऐसी सूरत में तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का कोई जवाब नहीं बनता।
اس لیے راستہ یقینی ہے اور تمہیں بتانا پڑے گا۔ وجے پرمود نے کرخ لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے، رونالڈ نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وجے پرمود نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ بولو، کہاں ہے راستہ؟ وجے پرمود نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا تھپڑ رونالڈ کے چہرے پر پڑا، اور پھر تو جیسے وجے پرمود نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، لیکن رونالڈ مسلسل چیختا رہا کہ یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، رونالڈ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن وجے پرمود نے بغیر کچھ کہے اس مرتبہ الیکٹرک آری سے اس کی انگلیاں کاٹ دیں، اور کمرہ رونالڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ بری طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ وجے پرمود نے آری ہٹائی اور کیپٹن طارق نے اس کے ہاتھ سے آری لے لی۔ وجے پرمود نے رونالڈ کی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ چونک پڑا، کیونکہ رونالڈ کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اوہ، میں سمجھا کہ یہ بے ہوش ہوا ہے، لیکن یہ تو ختم ہو گیا ہے، وجے پرمود نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ یہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ نہیں، یہاں سے یہ راستہ یقیناً ہوگا، وجے پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر راستہ تلاش کرنے کے لیے دیواروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن ہر دیوار ریڈ بلاک سے بنی ہوئی تھی اور بظاہر اس میں کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی اور راستے سے فیکٹری میں داخل ہونا پڑے گا۔ راستہ ہی تو نہیں مل رہا باس، کیپٹن توفیق نے کہا۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو ہماری تمام جدوجہد ناکام رہی ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب واپس چلا جائے، وجے پرمود نے آخرکار تھک ہار کر کہا۔ تو کیپٹن توفیق اور کیپٹن طارق نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان دونوں کے چہرے بھی مایوسی سے لٹکے ہوئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپسی کے لیے اس کے آفس سے نکل کر راہداری کی طرف بڑھنے لگے۔ کرنل فریدی کیپٹن حمید اور ملیکا کے ساتھ سمندر میں تیرتا ہوا جزیرے کے کنارے کنارے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان تینوں کے غوطہ خوری کے لباس چونکہ اس کریک میں موجود نہ تھے جہاں انہوں نے اتار کر رکھے تھے، اور بمباری کے بعد وجے پرمود اور اس کے دونوں ساتھی بھی مسلسل غائب تھے، اس لیے کرنل فریدی کو یقین تھا کہ وجے پرمود خود اپنے دونوں ساتھیوں سمیت غوطہ خوری کے لباس پہن کر واپس باتو جزیرے پر گیا ہے، ورنہ وہ لازماً بمباری کے بعد جزیرے پر نظر آتا، جبکہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ کر سمندر میں اتر گیا تھا تاکہ وہ گہرائی میں جا کر فیکٹری کا راستہ تلاش کر سکے۔ گو عمران نے کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے لیے غوطہ خوری کے لباس دینے کی آفر کی تھی، لیکن کرنل فریدی نے لباس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ عمران اور کرنل فریدی کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اگر گہرائی میں جا کر کہیں فیکٹری کا کوئی راستہ عمران کو ملتا ہے تو پھر وہ اس کی اطلاع کرنل فریدی کو ضرور دے گا، جبکہ کرنل فریدی کنارے کے چاروں طرف گھوم کر کوئی راستہ تلاش کرے گا، جس کی انہیں امید تو بے حد کم تھی، لیکن بغیر غوطہ خوری کے لباس کے وہ اس قدر گہرائی میں جا کر راستہ تلاش نہ کر سکتے تھے، اور دوسروں کے لباس پہننے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت بھی کرنل فریدی کیپٹن حمید اور ملیکا کے ساتھ سمندر میں تیرتا ہوا اس جزیرے کے کٹے پھٹے کنارے کو بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ یکلخت ملیکا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ان دونوں کے عقب میں تھی۔ اس کے آوازیں سن کر وہ دونوں تیزی سے مڑے۔ نیچے گہرائی میں غوطہ خور ہیں، یہ 3 ہیں اور اوپر کو آ رہے ہیں، ملیکا نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے دیکھا کہ واقعی کافی گہرائی میں 3 غوطہ خور اوپر کو آ رہے ہیں۔ پہلے تو کرنل فریدی سمجھا کہ آنے والے عمران یا اس کے ساتھی ہیں جو اس سے کوئی اطلاع دینے آ رہے ہیں، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ آنے والوں میں سے کسی کا قد و قامت عمران اور اس کے ساتھیوں سے نہ ملتا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد جب تینوں غوطہ خور سطح پر آ گئے اور آنے والوں نے سروں پر سے کنٹھوں پٹ ہٹائے تو کرنل فریدی بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ آنے والے وجے پرمود اور اس کے ساتھی تھے۔ ہم شرمندہ ہیں کرنل صاحب کہ ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے غوطہ خوری کے لباس کریک سے اٹھا لیے تھے، لیکن ہم نے فیکٹری کے اندر جانے کا راستہ تلاش کر لیا اور ہم اندر پہنچ بھی گئے۔ وہاں فیکٹری کا اندرونی انچارج رونالڈ موجود تھا، وجے پرمود نے شرمندہ لہجے میں بولنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ تم نے واقعی کارنامہ انجام دیا ہے وجے پرمود، ویسے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اندر سے فیکٹری کا راستہ نہ ہو،
तुम यकीनन इसे तलाश किए बगैर सिर्फ इस रोनाल्ड की बात पर यकीन करके वापस आ गए हो। हमने कोशिश की है लेकिन हम नाकाम रहे हैं। अब हम इसलिए वापस आ रहे थे कि आपको इस बारे में तफसील बताएं। हम ये लिबास उतार कर आपको दे देते हैं और हम वैसे ही आपके साथ जाएंगे। और इमरान साहब कहाँ हैं? मेजर प्रमोद ने कहा। वो गहराई में चक्कर लगाकर रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास गोताखोरी के लिबास ना थे इसलिए हम किनारे के करीब से ऐसा कोई रास्ता तलाश कर रहे थे जहाँ से फैक्ट्री में दाखिल हुआ जा सके। बहरहाल इतनी देर तो मैं और मेरे साथी भी सांस रोक सकते हैं कि हम तुम्हारे पीछे अंदर पहुंच जाएं। आओ चलें, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब को कैसे इत्तला दी जाएगी? इसे इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रास्ता तलाश कर लेगा। वो ऐसे कामों में माहिर है। तो फिर आइए हमारे पीछे और ख़ासी ऑक्सीजन फेफड़ों में भर लीजिए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपना लिबास आपकी साथी खातून को दे दूँ? ये शायद ज़्यादा तवील वक्त तक सांस ना रोक सके। नहीं, मलिका तरबियत याफ्ता है। आओ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि बमबारी के बाद छाता बरदार फौज यहाँ उतार दी जाए। कर्नल फरीदी ने कहा तो मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसने कंटोप सर पर चढ़ाया। इसके साथियों ने भी इसकी पैरवी की, जबकि कर्नल फरीदी और इसके साथियों ने लंबे लंबे सांस लेकर ऑक्सीजन सीने में भरी और इसके साथ ही वो सब समुद्र की गहराई में गोते लगा गए। इनकी रफ्तार खासी तेज़ थी। कर्नल फरीदी ने मलिका को अपने से आगे रखा हुआ था। इसे खतरा था कि मलिका सांस ना ले ले। और फिर वाकई जब वो इस सुराख पर पहुंचे जहां से इसने पाइप में दाखिल होना था तो मलिका का जिस्म फड़कने लगा, लेकिन कर्नल फरीदी ने इसे बाजू से पकड़ा और पाइप के अंदर पूरी कुव्वत से धकेल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब इस कुएं में भरे पानी में उतरते हुए इस राहदारी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, जबकि मलिका का जिस्म पानी के अंदर से इस तरह फड़क रहा था जैसे पानी से बाहर मछली फड़कती है। लेकिन कर्नल फरीदी इसे धकेलता हुआ बहरहाल राहदारी तक ले आया और यहाँ पहुँचते ही मलिका फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। वो इस तरह तेज तेज सांस ले रही थी जैसे से ज़िंदगी में पहली बार सांस लेने का मौका मिल रहा हो। मैंने तो ऑफ़र की थी कर्नल साहब। नहीं, ऐसे ही तजर्बात इंसान को तुंदन बनाते हैं और मलिका को इन तजर्बात से बहरहाल गुजरना पड़ेगा। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। वो खुद भी तेज तेज सांस ले रहे थे, लेकिन इनकी हालत इतनी ख़राब ना थी जितनी मलिका की थी, जबकि कैप्टन हमीद का हाल कर्नल फरीदी जैसा था। थोड़ी देर बाद इनके सांस बहाल हो गए और मेजर प्रमोद और इसके साथियों ने गोताखोरी के लिबास उतार दिए। तौबा, इसका दर्द दबाओ। मुझे तो लगता था जैसे अभी मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। मलिका ने कहा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोकने के लिए अभी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कर्नल फरीदी ने सर लहजे में कहा। तो मलिका ने इस बात में सर हिला दिया। मलिका बहरहाल खातून हैं कर्नल साहब, और इन्होंने वाकई इस कदर तवील वक्त तक सांस रोककर महारत का सबूत दिया है। मेजर प्रमोद ने मलिका की हिमायत करते हुए कहा। दरअसल वो दिल ही दिल में इस बात पर शर्मिंदा हो रहा था कि इसकी वजह से मलिका को इस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी और कर्नल फरीदी से डांट भी खाना पड़ी है। शुक्रिया मेजर, लेकिन कर्नल फरीदी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, अभी मुझे मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मलिका ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इसी तरह बातें करते हुए वो ऑफिस में पहुंच गए जहां रोनाल्ड की लाश पड़ी हुई थी। वहां मौजूद मशीन तबाह कर दी गई थी। इसके बाद कर्नल फरीदी ने भी अपने तौर पर सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वाकई सिवाय रेड ब्लॉक की दीवार के वहाँ से फैक्ट्री का कोई रास्ता ना था। यहाँ वाकई कोई रास्ता नहीं है। हैरत है, फिर इस एरिए को अलहदा तामीर करने का क्या मकसद हो सकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कर्नल साहब, ये फैक्ट्री पहले एक्रीमियन हुकूमत ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई थी। इस खास मकसद में इसकी तामीर की भी ज़रूरत महसूस हुई होगी, मेजर प्रमोद ने कहा। वैसे आज तक मैंने जितनी भी फैक्ट्रियों के नक्शे देखे हैं या फैक्ट्रियाँ देखी हैं, किसी में भी इस टाइप का अलहदा एरिया नहीं था, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। कर्नल साहब, मेरा ख्याल है कि मैंने रास्ता तलाश कर लिया है, अचानक खामोश खड़ी मलिका ने कहा। तो कर्नल फरीदी के साथ साथ कैप्टन हमीद, मेजर प्रमोद और इसके दोनों साथी भी चौंक पड़े। कहाँ है रास्ता? जिस कुएं में पानी भरा हुआ है और जिसमें वो पाइप ख़त्म हो रहा है, इस कुएं से रास्ता जाता होगा, मलिका ने कहा। होगा से मतलब है कि तुम्हारा सिर्फ अंदाज़ा है? हाँ, लेकिन ये अंदाज़ा ठोस दलाइल पर मबनी नहीं है, मलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस मलिका, ये इंतहाई अहम बात है, आप प्लीज़ खोलकर बात करें। कुएं की तह सपाट नहीं है, इसके अंदर बाकायदा एक उभरा हुआ सर्कल मौजूद है और इस सर्कल के अंदर इंतहाई तह
مزید گہرائی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سرکل کے درمیان سے وہ راستہ کسی بھی انداز میں کھل سکتا ہے۔ ملکہ نے کہا، لیکن اس کی گہرائی تو بہت معمولی سی ہے، راستہ ہوتا تو زیادہ گہرائی ہوتی۔ ملکہ درست کہہ رہی ہے، واقعی مجھ سے حماقت ہوئی ہے کہ میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ آؤ، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہاں تو پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے غوطہ خوری کے لباس پہنے بغیر ہم وہاں نہیں داخل ہو سکتے۔ پہلے صرف میں جاؤں گا، کرنل فریدی نے کہا، اور پھر اس نے راہداری میں پڑا ہوا غوطہ خوری کا ایک لباس اٹھایا اور پہن لیا۔ باقی دو لباس وہیں پڑے تھے۔ میں بھی آ رہا ہوں، میجر پرمود نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا لباس اٹھا کر پہننا شروع کر دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ، کرنل فریدی نے کہا تو اس نے بھی تیسرا لباس اٹھا کر پہن لیا۔ فالتو میں ہی رہ گیا ہوں، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا کیونکہ وہ لباس پہن کر آگے بڑھ گئے تھے۔ میجر پرمود کے دونوں ساتھی بھی یہاں موجود تھے، کرنل فریدی، میجر پرمود اور ملکہ، تینوں تھوڑی دیر بعد اس کنویں میں موجود تھے۔ کرنل فریدی اور میجر پرمود دونوں ہی کنویں کی تہہ کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، جبکہ ملکہ خاموش کنویں کے پانی میں دیوار سے لگی تیر رہی تھی۔ یہ دیکھیں کرنل صاحب، یہ جگہ نرم ہے۔ اچانک ملکہ کے کانوں میں میجر پرمود کی آواز پڑی۔ کنٹوپ میں موجود ٹرانسمیٹر کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہی تھی۔ ہاں، ہے تو صحیح، لیکن کرنل فریدی نے جواب دیا، اور پھر کافی دیر تک وہ اس جگہ پر مختلف انداز میں زور آزمائی کرتا رہا، لیکن کوئی راستہ سامنے نہ آیا۔ کنویں کی دیواروں کو بھی چیک کیا گیا، حتیٰ کہ پائپ کو بھی اندر سے چیک کیا گیا، لیکن باوجود سرتوڑ کوششوں کے راستہ ٹریس نہ ہو سکا۔ اس دوران ملکہ کنویں کی دیوار کے ساتھ ساتھ لگی تیر رہی تھی اور کرنل فریدی اور میجر پرمود دونوں کی جدوجہد کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ ساتھ ساتھ دل میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ راستہ مل جائے تاکہ اس کی بات سچ ثابت ہو جائے۔ لیکن جب کرنل فریدی اور میجر پرمود دونوں نے ناکامی کا اعلان کیا تو اس کا دل بیٹھ گیا، اور اسی جھٹکے سے اس کا جسم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور دیوار سے ٹکرانے لگا۔ تو اس نے بے اختیار ہاتھ دیوار پر رکھا ہی تھا کہ ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کے اوپر چھت کے قریب ایک خاصا بڑا راستہ نمودار ہو گیا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازیں سن کر میجر پرمود اور کرنل فریدی دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اوہ اوہ، راستہ! ہاں، یہ واقعی راستہ ہے۔ ملکہ، کیا یہ تم نے کھولا ہے؟ بس اتفاق سے ایسا ہوا ہے، میں نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو گڑگڑاہٹ سے یہ راستہ کھل گیا، ملکہ نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ تینوں ہی اس راستے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ دہانے سے آگے سرنگ نما راستہ اوپر کو جا رہا تھا، اس لیے اس کے اندر پانی موجود نہ تھا۔ کرنل فریدی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر وہ اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس نے سر سے کینٹوپ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد میجر پرمود اندر داخل ہوا اور وہ دونوں کرولنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو ان کے پیچھے ملکہ اندر داخل ہوئی۔ راستہ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد سیدھا ہو گیا تھا، اور مزید تھوڑا سا آگے جانے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے پر ختم ہو گیا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی کرنل فریدی اور میجر پرمود دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے غوطہ خوری کے لباس اتار دیے۔ ان کے پیچھے آنے والی ملکہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ کمرے کے سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر اسے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی۔ اس پورے ایریا میں روشنی اور تازہ ہوا کا شاید کوئی خفیہ انتظام کیا گیا تھا کہ انہیں نہ صرف ہر چیز نظر آ رہی تھی بلکہ انہیں باقاعدہ تازہ ہوا بھی مل رہی تھی۔ اس راہداری کا اختتام ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہوا، لیکن کرنل فریدی اور میجر پرمود یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ ہال کمرے میں خالی باکسز پڑے ہوئے تھے، ایسے باکسز جن میں انتہائی قیمتی مشینری پیک کی جاتی ہے۔ لیکن ہال کا کوئی دروازہ نہ تھا، صرف سپاٹ دیواریں تھیں۔ وہ ہال میں داخل ہو کر راستہ تلاش کرتے رہے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی راستہ چیک نہ ہو سکا۔ راستہ تو بہرحال ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے باکسز اس راستے سے تو لائے نہیں جا سکتے جس راستے سے ہم آئے ہیں۔ ہاں، لیکن راستہ ہمیں نہیں مل رہا۔ البتہ میرا خیال ہے کہ مس ملکہ خفیہ راستہ تلاش کرنے کی ماہر ہیں، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی بھی مسکرا دیا۔ میں کیا، اور آپ کے سامنے میری حیثیت کیا؟ وہ تو بس اتفاق سے راستہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ اتفاق اب بھی تو ہو سکتا ہے مس ملکہ، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔
यहाँ से सामान हटाना होगा, फिर ही रास्ता सामने आएगा। यकीनन यहाँ से रास्ता फर्श में ही होगा। तो फिर पीछे मौजूद अपने तमाम साथियों को बुला लेते हैं। मलिका, तुम दो गोताखोरी के लिबास ले जाओ और दो दो करके इन्हें यहाँ ले आओ। ये फैक्ट्री तो पूरी भूल भुलैया है कर्नल साहब, मेजर प्रमोद ने इधर उधर देखते हुए कहा। इसीलिए तो वो मुतमईन थे कि हम जजीरे पर भी पहुंच जाएं, तब भी इस फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकेंगे। कर्नल फरीदी ने कहा तो मेजर प्रमोद ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन हमीद और कैप्टन तौफीक भी वहां पहुंच गए। मलिका एक बार फिर वापस गई ताकि मेजर प्रमोद के साथी कैप्टन तारिक को ले आए। इस बार गोताखोरी का सिर्फ एक लिबास वो साथ ले गई थी। और मज़ीद कुछ देर बाद मलिका और कैप्टन तारिक भी वहां पहुंच गए। यहाँ मौजूद सारा सामान हटाओ, कर्नल फरीदी ने कहा, और फिर इन सब ने मिलकर वहाँ मौजूद काठ कबाड़ को हटाना शुरू कर दिया। सामान हटाने के बावजूद इन्होंने पूरी कोशिश कर डाली, मगर कहीं कोई रास्ता ना मिल सका। तो इन सब के चेहरे एक बार फिर लटक गए। मगर इसी लम्हे कर्नल फरीदी की जेब से टू टू की आवाज़ें निकलने लगीं, तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। ये यकीनन इमरान की कॉल होगी, कर्नल फरीदी ने कहा, और अंदर जेब से इसने ट्रांसमीटर निकालकर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान MSCD SC ऑक्सिन कॉलिंग ओवर। इमरान का लहजा इस तरह शुगुफ्ता था जिस तरह आम हालात में होता है। यस, हार्ड स्टोन बोल रहा हूँ, ओवर, कर्नल फरीदी ने अपने ठोस लहजे में जवाब देते हुए कहा। कर्नल साहब, मैं अपने साथियों समेत एक क्रैक में मौजूद हूँ। मैंने पूरे जजीरे की एक एक ईंट चेक कर ली है, खुलजा सिम भी कई बार बोल डाला है, लेकिन फैक्ट्री इससे निकलने वाली किसी गैस की बू तक नहीं सूंघ सका, ओवर। जबकि मेजर प्रमोद ने एक रास्ता तलाश कर लिया है, लेकिन आगे जाकर वो रास्ता भी बंद हो गया है, ओवर, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। आपने इसे सामान हटाने का मशवरा तो अच्छा दिया था, लेकिन मेजर प्रमोद D एजेंट है, वो नाक की सीध में काम करता है, इसलिए जो कुछ हो रहा है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ओवर, इमरान ने कहा। तो कर्नल फरीदी के साथ साथ मेजर प्रमोद और वहाँ मौजूद सब लोग बेख्तियार चौंक पड़े। क्या तुम हमें स्क्रीन पर देख रहे हो? नहीं, बल्कि अपने कानों से देख रहा हूँ। आप इस स्टोर के दाएं हाथ वाली दीवार के दरमियान एक उभरी हुई ईंट पर हाथ मारेंगे तो रास्ता खुल जाएगा, और फिर आम मिलेंगे सीनाए चाकाने चमन से सीनाए चाक, ओवर, इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो ये बात है, ठीक है, ओवर एंड ऑल, कर्नल फरीदी ने कहा, और तेज़ी से इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जबकि इस दौरान मेजर प्रमोद तेज़ी से दाएं हाथ पर मौजूद दीवार की तरफ बढ़ गया। ये इमरान क्या जादूगर है? जादूगर तो है, लेकिन अहमद जादूगर है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी लम्हे गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ दीवार दरमियान से हट गई। अब एक चौड़ी राहदारी दूसरी तरफ नज़र आ रही थी, जो आगे जाकर मुड़ गई थी, और इस राहदारी में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था।